जय भीम नमो बुद्धाय साथियों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्ष में जीवन गाथा का भाग 1 से लेकर भाग 8 तक आप सभी लोगों ने देखा। जिन लोगों ने भाग 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन का शेष भाग 9 लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 9। महाराष्ट्र के गांवों में ज़्यादातर महार अछूत लोग सरकारी चौकीदारी का काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें वतनी ज़मीन में मिली थी, लेकिन उस पर कोई अधिकार नहीं था। ज़मीन के छोटे टुकड़े होने से उस पर पैदावार नहीं के बराबर होती थी, जबकि सरकारी चौकीदार के रूप में उनसे दिन रात गुलामों की तरह काम लिया जाता था। इसलिए अंबेडकर ने इस वतनी जमीन प्रथा को खत्म कर खेत जोतने वालों का भूमि पर अधिकार हो, इस आशय पर बिल विधानसभा में पेश किया, लेकिन कांग्रेस सरकार का समर्थन न मिलने के कारण बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद कोकड़ क्षेत्र की खेती प्रथा, जो जमींदारी प्रथा जैसी थी, उसे भी खत्म करने के लिए अंबेडकर ने बिल पेश किया। इसके लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में संपर्क कर मजदूर किसानों का मोर्चा काउंसिल हॉल पर निकाला, लेकिन कांग्रेस यह कतई नहीं चाहती थी कि अंबेडकर का कोई कार्यक्रम सफल हो। हालांकि दोनों बिल मजदूर किसानों की रोजी रोटी से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। 31 जुलाई 1937 को अंबेडकर एक मुकदमे के सिलसिले में धुलिया गए। 40 गांव स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। अंबेडकर कौन है? अंबेडकर हमारे राजा हैं। किनारों से आसमान गूंज उठा। ऐसा सम्मान तो उस राजा को भी नहीं मिला होगा जो राज परिवार में पैदा होने के कारण राजा बना हो। बाबा साहब तो ऐसे राजा थे जो गरीबों, शोषितों व मेहनतकशों के दिलों में राज करते थे। रात को धुलिया के विजयानंद थिएटर में अंबेडकर के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया। वहां उन्होंने कहा, हमें यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए कि अछूतों के कल्याण के प्रति ध्यान न देने वाले अंग्रेजों की जगह अब सामाजिक जीवन में अत्याचार करने वाले लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, जो कांग्रेस से हैं। अब सावधान रहने की जरूरत है। हर मंत्रिमंडल में ब्राह्मण नेता है, इसमें दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल द्वारा ब्राह्मणवाद को घुसा रही है। औद्योगिक विवाद बिल के अनुसार मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को कुछ परिस्थितियों में अवैध या जुर्म घोषित करने का अधिकार सरकार को मिला हुआ था। इसके खिलाफ अंबेडकर की लेबर पार्टी और बम्बई प्रांतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 7 नवंबर 1938 को बम्बई व अन्य शहरों की मिलों में एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा की। सरकारी विरोध के बावजूद हड़ताल सफल रही। अंबेडकर की लीडरशिप में हुई सफल हड़ताल के बाद वे मजदूरों के चहेते नेता बन गए। 7 अगस्त 1937 को लेबर पार्टी की साधारण बैठक नागापाड़ा के नेबरहुड हाउस में हुई। अंबेडकर पार्टी के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष चुने गए। बैरिस्टर एम.बी. समर्थ को महासचिव, चित्रे व उपसाम को सचिव चुना गया। वहां सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यह सच है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्हें यह मांग पेश करने की नहीं सूझी कि हर मंत्रिमंडल में अछूतों का एक प्रतिनिधि भी जरूर लिया जाना चाहिए। 23 अगस्त 1937 को बम्बई विधानसभा के मंत्रियों के वेतन संबंधी बिल पेश किया। इस बिल में मंत्रियों का वेतन 500 रुपये हर महीने, साथ में गाड़ी, मकान, भत्ता आदि प्रस्तावित था। डॉक्टर अंबेडकर ने कई आधार पर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, मंत्रियों का वेतन निर्धारित करते समय 4 सिद्धांतों से नियंत्रित होना जरूरी है। पहला, सामाजिक स्तर, दूसरा, योग्यता, तीसरा, जनतंत्र और चौथा, निष्ठा व प्रशासन की पवित्रता। राज्य के 3 आधारों में कार्यपालिका विभाग की भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति योग्य है उसके लिए 500 रुपये की राशि जनता द्वारा प्रदत्त विश्वास की तुलना में कोई महत्व नहीं रखती, इसलिए वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में जा सकता है। और परिणाम यह हो सकता है कि जिनके लिए पैसों का विशेष महत्व नहीं है, वे लोग राजनीतिक शक्ति पर कब्जा जमा लेंगे। उन्होंने आगे कहा, यदि देश के जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाए तो हर मंत्री को 75 रुपये वेतन मिलना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर जॉनसन का विचार था कि देशभक्ति दुष्ट बदमाशों के लिए अंतिम शरण है, उसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ कि राजनीतिज्ञों के लिए भी देशभक्ति अंतिम आश्रय स्थान है। उन्होंने मंत्रियों के ढोंग व त्याग का भी जिक्र किया और कहा कि मंत्रियों को इतना वेतन जरूर दिया जाना चाहिए कि वे भ्रष्ट न हों।
सदन में सदस्य नामदार खेर ने बाबा साहब द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा की खूब सराहना की। डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार कहा था कि दलित सेवा राष्ट्र सेवा अथवा देश सेवा ही है। सामाजिक कार्यों के साथ अंबेडकर द्वारा लेबर पार्टी का प्रचार अभियान भी चलता रहता था। सितंबर 1937 में मैसूर में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, मेरा यह पक्का विश्वास है कि गांधी जी को गरीबों मजदूरों के दुखों की कोई चिंता नहीं है और उनके हाथों इन वर्गों का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संस्था नहीं है। यदि ऐसी संस्था होती तो मैं भी कांग्रेस में शामिल जरूर होता। कांग्रेस में तो इतना भी साहस नहीं है कि आम आदमी को आर्थिक व सामाजिक समानता देने के लिए आदर्श की घोषणा कर सके। कांग्रेस तो आम आदमी को वह स्वतंत्रता और समय देने का वचन भी नहीं दे सकती जिससे वह स्वयं की इच्छा अनुसार प्रगति कर सके। उन्होंने आगे कहा कि जब तक उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण अपने स्वार्थ के लिए होगा तब तक ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। गांधीवाद के अनुसार तो किसान हल के आगे जुटे हुए दो बैलों की तरह तीसरा बैल है जो बैलों की तरह ही कष्ट भोग रहा है। 17 सितंबर 1937 को बम्बई विधानसभा के पूरे सत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने कोकर क्षेत्र में प्रचलित बेगारी की खेती प्रथा को बंद करने के लिए बिल पेश किया। इस प्रथा के अनुसार जब भी रजवाड़ों को मन होता मेहनतकश मुजारों किसानों को भूमि से हटा दिया जाता था। बाबा साहब ने खेती करने वाले किसानों को मालिकाना अधिकार की मांग की। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब विधानसभा में किसानों के हितों के लिए कोई विधायक इस तरह के बिल पेश कर रहे थे। सरकार के किसान विरोधी रवैये के कारण इस बिल पर विधानसभा में विचार नहीं हो सका। मुजारों किसानों से अतिरिक्त काम लिया जाता था जिसके खिलाफ भी बाबा साहब ने बिल पेश किया। उस समय तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन 1950 को कानून की धारा के अधीन यह अपराध घोषित किया गया। बाबा साहब ने दूसरा बिल महार वतन कुल प्रथा को बंद करने के लिए पेश किया जिसके लिए वह 1927 से आंदोलन चला रहे थे। आखिर 1959 में महार वतन की प्रथा बंद हुई। एक उर्दू दैनिक अखबार के संपादक अली बहादुर खान ने प्रसिद्ध मराठी अखबार विविध व्रत के संपादक R.K. तटनीस के खिलाफ एक लेख के सिलसिले में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा था। तटनीस बाबा साहब के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्र के केस में बहुत अध्ययन कर पैरवी की। वह एक ही दिन में 7 घंटे तक लगातार बहस का उत्तर देते रहे। उन दिनों मिलों के बुनाई आदि विभागों में अछूतों को कोई नौकरी नहीं दी जाती थी। रेलवे विभाग में पोर्टर तक की नौकरी अछूतों को नहीं दी जाती थी क्योंकि पोर्टरों से स्टेशन मास्टर घरेलू काम करवाते थे, इसलिए अछूतों को नहीं लेते थे। अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ बार बार आवाज़ उठाई। मनमाड़ में रेलवे के अछूत मजदूरों की सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये दोनों मजदूरों के दुश्मन हैं क्योंकि दोनों समता स्वतंत्रता व बंधुता के खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर शुरू से ही कम्युनिस्टों के विरोधी थे। उनका साफ कहना था कि कम्युनिस्टों ने अपनी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मजदूरों का शोषण किया है। साम्यवादियों की वर्ग आधारित आर्थिक व्याख्या से अंबेडकर सहमत नहीं थे। वह मानते थे कि सिर्फ धन ही नहीं बल्कि धर्म और सामाजिक सम्मान भी जीवन में महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुधार की समस्या सब समस्याओं की जड़ है और कम्युनिस्ट उस पर विचार नहीं करते हैं। नवंबर 1937 में बम्बई के आद्य द्रविड़ तरुण संघ के कुछ अछूत युवकों द्वारा बाबा साहब का सम्मान किया गया। वहां उन्होंने युवाओं को आगाह किया कि वे कांग्रेस में नहीं जाएं। यदि वे वहां गए तो अछूतों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसी महीने में लेबर पार्टी के नासिक समर्पित नेता भाऊराव गायकवाड़ का बम्बई में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भाऊराव ने बाबा साहब के नेतृत्व में अछूतों के सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक अधिकारों के लिए हर जगह संघर्ष किया। अंबेडकर ने उनकी सेवाओं के लिए बहुत प्रशंसा की। बाबा साहब बहुत कम लोगों की ऐसी तारीफ करते थे। 1 जनवरी 1938 को सोलापुर जिले के दलित समाज के एक सम्मेलन में शामिल हुए। यह सम्मेलन वहां के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ पंढरपुर में आयोजित किया गया। पंढरपुर जाते समय रास्ते में कुर्दवाड़ी स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। वहां से एक खास मोटर से वे पंढरपुर पहुंचे। रास्ते में करकेब गांव में संत समाज की सभा में भाषण में कहा कि कांग्रेस से हमेशा सावधान रहो क्योंकि हमारा शोषण, छल और खून चूसने वाले लोगों के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है।
हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खादी के कपड़े व खादी की टोपी पहनकर ये लोग हमारे कल्याण का ढोंग रच रहे हैं। दोपहर को पंढरपुर पहुंचने पर डाक बंगले तक अंबेडकर को जुलूस के रूप में लाया गया। इस सम्मेलन में लगभग 1000 प्रतिनिधि थे। अपने भाषण में अंबेडकर ने कहा कि इस समय 3 सवाल हमारे सामने हैं। पहला, क्या उनको कभी हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा मिल सकेगा? दूसरा सवाल कि क्या हमें राष्ट्रीय संपत्ति में पर्याप्त हिस्सा मिलेगा? और तीसरा सवाल यह है कि हमारे स्वाभिमान और स्वयं की सहायता करने के आत्मनिर्भरता आंदोलन का आगे क्या होगा? पहले सवाल का जवाब यह है कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक यह संभव नहीं होगा। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने पूंजीवादियों द्वारा शासित कांग्रेस द्वारा पिछड़ों के साथ किए जा रहे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि जब तक कांग्रेस पूंजीपतियों के हाथ में है तब तक गरीब जनता अपने आर्थिक विकास के लिए वर्तमान सरकार पर विश्वास नहीं कर सकती। इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि गरीबों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ साझा मोर्चा बनाकर संघर्ष जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे इस कदम द्वारा कुछ भी खोने वाले नहीं हैं, जबकि वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। मौत के डर से मुक्त होकर शेरों की तरह गरज कर आगे बढ़ना होगा। पंढरपुर के बाद वे सोलापुर में मातंग समाज के एक सम्मेलन में गए। 4 जनवरी 1938 के सोलापुर नगर पालिका में बाबा साहेब को मानपत्र भेंट किया। डॉक्टर पीवी मुले ने सम्मान पत्र पढ़ा। इस समारोह में उन्होंने संसदीय जनतंत्र पर जो विचार व्यक्त किया वे आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, आज देश में जो राजनीतिक हालात बने हैं उसके साथ लोगों में यह स्वभाव भी बना है कि वे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही मान सम्मान देकर मानते हैं। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि लोकतंत्र हर प्रकार की परिस्थितियों और दावों में लागू रखा जा सकता है। आज के हालात को देखते हुए भारत के लिए प्रजातंत्र प्रणाली सरकार के लिए सबसे अनुचित प्रणाली है। यह थोड़े समय के लिए किसी भी कीमत पर भारत को एक दृढ़ व ज्ञानवान शासक की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा लोकतंत्र जो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहा है। उसने अपने हाथ पांव एक ही पार्टी के साथ बंधवा दिए हैं। इस पार्टी की विचारधारा व कर्तव्य को पूरा करने को तैयार नहीं है। मैं इसे भयानक रोग मानता हूँ। बड़े दुख की बात है कि भारतीय लोग अंधविश्वासी हैं और सूझबूझ से कम काम लेते हैं। हमारे नेता लोग ऐसी बातें करते हैं, वैसे यदि विदेशों में करें तो पागलों की श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों को महात्मा या योगी की पदवी से सम्मानित किया जाता है और लोग इसके पीछे इस तरह आंख बंद कर भागते हैं जैसे गड़ेरिया के पीछे भेड़ बकरियां भागती हैं। पहले दिन के प्रभावशाली भाषण के बारे में जानकर वहां के ईसाइयों ने बाबा साहब के भाषण द्वारा उनके धार्मिक विचार सुनने की इच्छा जाहिर की। दूसरे दिन भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण हुआ। गंगाधर जाधव की अध्यक्षता में एक सभा में उनका भाषण हुआ, लेकिन कुछ तीखा था। उन्होंने कहा, जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की है उसके बाद से उनकी ज़्यादा ही पूछ हो रही है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक पीके अत्रे ने धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया था, लेकिन हमने परिवर्तन की घोषणा कर ही दी। बाबा साहब ने कहा कि धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से यह बता सकते हैं कि 2 महापुरुषों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है, बुद्ध और ईसा। उन्होंने कहा कि वह ऐसा धर्म चाहते हैं जिसमें एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य हैं और यह भी बताया जाए कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति क्या करना चाहिए तथा समता, स्वतंत्रता व बंधुता की सीख दें। इस अवसर पर उन्होंने ईसाइयों को भी लताड़ा कि वहाँ भी दक्षिण में जात भेद है। जो अछूत लोग ईसाई बनते हैं उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता है। इसके अलावा ईसाइयों ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया। इस समय तक बाबा साहब का सिख धर्म के प्रति जो झुकाव था वह अब समाप्त हो गया। सोलापुर से बंबई लौटने पर डॉक्टर अंबेडकर किसानों के लिए संघर्ष में लग गए। वह अब बंबई विधानसभा पर किसानों के बड़े मोर्चे की तैयारी में लग गए। प्रदर्शन के दिन रत्नागिरी, नासिक, कुलाबा, रायगढ़, सतारा व बंबई के आसपास के किसान रेल, मोटर व समुद्री मार्ग द्वारा बंबई पहुंचे।
उनके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में लाठी, कंधे पर अंगोछा और साथ में रोटियों की पोटली थी। तेज धूप के बावजूद उत्साह के मारे उनके चेहरे में चमक थी। उनका मोर्चा 3 दिशाओं से विधान परिषद सदन की ओर बढ़ गया। एक परेल, दूसरा अलेक्जेंड्रा गोदी और तीसरा चौपाटी की ओर से रैला आया। पुलिस का भारी बंदोबस्त था। चारों ओर से नारे लग रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर का बिल पास करो, खोती प्रथा का विनाश हो। जुलूस 1:30 बजे टर्मिनस के पास ही आज़ाद मैदान पर पहुंचा और 20 प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पुलिस ने आगे बढ़ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की मांग पेश की। इनमें एस पर्लेकर, जोशी, दंतोपंत, राउत, इंदुलाल, यज्ञानिक और चित्रे प्रमुख थे। प्रतिनिधिमंडल द्वारा किसानों के कल्याण हेतु जो मांगे रखी गई थी वे इस प्रकार थी। खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय हो, लगान की तरह ठेका राज भी माफ हो, खोती प्रथा बंद हो, रजवाड़ाशाही समाप्त हो, छोटे किसानों के लिए नहर के पानी की दरें आधी हों। इसके बाद एस्प्लेनेड मैदान पर विशाल जनसभा में बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, भारत के कम्युनिस्ट नेताओं ने कम्युनिज्म संबंधी जितनी किताबें पढ़ी हैं उससे भी अधिक किताबें मैंने कम्युनिज्म की पढ़ी हैं। कम्युनिस्ट किसी भी समस्या का व्यवहारिक पक्ष कभी नहीं देखता। दुनिया में 2 ही वर्ग हैं, गरीब और अमीर, शोषित और शोषक, तीसरा मध्यम वर्ग जो बहुत कम है। किसानों की गरीबी का कारण ये अमीर लुटेरे ही है जो गरीब मेहनत कर किसान मजदूर का शोषण करते हैं और शोषक इसलिए अमीर है। बाबा साहब ने कहा कि किसानों व मजदूरों को बिना जात पात के भेद के एक मजबूत संगठन कायम रखना चाहिए और विधानसभाओं में अपने सही हितैषी हमदर्दी को चुनकर भेजना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो ही वे लोग अपने समाज देश के लिए भरपूर अन्न पैदा कर सकेंगे और करोड़ गज कपड़ा बुन सकेंगे। ऐसा करने पर ही आप न गरीब रहेंगे न भूखे रहेंगे। इस सभा के बाद किसान मजदूरों में अंबेडकर के प्रति सम्मान बढ़ गया, लेकिन दूसरी ओर विरोधियों की चिंता बढ़ गई कि अंबेडकर अब अछूतों के साथ किसान मजदूरों के भी नेता बनकर उभर रहे हैं। दरअसल इस वर्ग के असली हितैषी तो अंबेडकर ही थे, लेकिन देशवासी उनके ऐसे नेतृत्व का लाभ नहीं ले पाए। बाबा साहब की राजनीतिक जीत के बाद हालात बदलते जा रहे थे। जिस गांधी जी को कांग्रेस अपनी माँ बाप मानती थी, अब कांग्रेस में ही गांधी जी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। के.एफ. नरीमन, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के 1930 से 1933 तक सदस्य रह चुके थे, ने यह सुझाव दिया कि गांधी जी के सत्य व अहिंसा शब्द की जगह शांतमयी व वैध साधन रखे जाएं, लेकिन उनका सुझाव नहीं माना गया। फिर उन्होंने घोषणा की कि वह गांधी जी के किसी ही मोर्चे में शामिल नहीं होंगे। एक और नरीमन का विरोध तो दूसरी ओर नेहरू व गांधी के बीच भी वैचारिक टकराव पैदा हो गया। नेहरू ने तो यहाँ तक कह डाला कि गांधी जी कभी कभार तो सैद्धांतिक दृष्टि से काफ़ी पिछले नजर आते हैं। जो कुछ वह कहते हैं वह आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुभव व तरीकों से बिल्कुल मेल नहीं रखता। ऐसे में राजनीतिक तौर पर गांधी जी के साथ कैसा मेल मिलाप कर सकते हैं और उनके विचारों की वकालत कैसे कर सकते हैं। गांधी जी की आलोचना करने वाले नेहरू को जब गांधी जी पुचकारते थे तो नेहरू अपनी सारी शिकायतें भूलकर शांत हो जाते थे। आलोचकों को नेहरू का दोगलापन भी बहुत खतरनाक लगता था। पहले कांग्रेसी कहते थे कि वे विधानसभा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार के अधीन ही सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए उतावले हो गए। किसानों की जायज मांग के लिए और भूमि सुधार के लिए अंबेडकर लगातार संघर्ष कर रहे थे और टक्कर कांग्रेस के साथ ही थी। किसानों के साथ बाबा साहब ने रेल मजदूरों को भी संगठित करने की ओर ध्यान दिया। महाराष्ट्र के मनमाड में 12 फरवरी 1938 को एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 20,000 रेल मजदूरों ने भाग लिया। वहां उन्होंने कहा कि किस तरह वह अपनी छोटी उम्र में बम्बई की मिलों में काम कर रहे अपने रिश्तेदारों के रोटी के डिब्बे ले जाया करते थे, इसलिए मजदूरों की तकलीफ़ों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। उस समय हालात बहुत ही ख़राब थे। राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्व सीटें मिल चुकी हैं, अब आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में मजदूर वर्ग के 2 दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद का विरोध करना ब्राह्मण जात का विरोध नहीं है, बल्कि यह तो समता स्वतंत्रता व बंधुत्व की भावना का विरोध करने वाली मानसिकता है जो सभी वर्गों में मौजूद है, अकेले ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है।
हाँ, ब्राह्मण इस मानसिकता के जन्मदाता हैं। सभा में विद्या संबंधी समस्या के बारे में कहा कि शिक्षा एक दुधारी तलवार है जिसे चलाना खतरनाक हो सकता है। यदि एक शिक्षित व्यक्ति में यदि नम्रता तथा सदाचार नहीं है तो वह जंगली दरिंदे से भी अधिक ज़्यादा खतरनाक है। यदि पढ़े लिखे व्यक्ति की शिक्षा गरीब जनता की भलाई के लिए कोई काम ना आए तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। ऐसे पढ़े लिखे मनुष्य के लिए धिक्कार है। सदाचार शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि युवा वर्ग धर्म से दूर होता जा रहा है। धर्म अफीम नहीं है। मुझ में जो गुण हैं या मैंने जो शिक्षा ग्रहण की और जिसका लाभ लगभग समाज को मिल रहा है, यह सब मुझे धार्मिक भावना के कारण ही है। मैं धर्म चाहता हूँ, धर्म के नाम पर धोखा व अंधविश्वास नहीं। 19 मार्च 1938 को मनमाड से बम्बई लौटते समय बाबा साहब के मित्र व विविध वृत्त अखबार के संपादक राम भाऊ तटनीस की अध्यक्षता में तालवाड़ी में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने एक थैली भेंट की। इस अवसर पर बाबा साहब ने लोगों से अपील की कि वे लेबर पार्टी से जुड़कर किसान, मजदूर व गरीब के हितों के संघर्ष में भागीदार बने। बम्बई विधानसभा में 15 में से 13 सीटें जीतने की सफलता में उत्साहित बाबा साहब ने नगर पालिका चुनाव की ओर ध्यान दिया। इस्लामपुर में अपने भाषण में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। भाषण में उन्होंने कहा कि मराठा लोग कांग्रेस के छलावे में ना आए और अलग दल बनाएं, क्योंकि कांग्रेस में बनिया और ब्राह्मण का ही कब्जा है, इसलिए वहाँ गरीब किसान के लिए कल्याण की उम्मीद करना बेकार है। लौटते समय सतारा और पुणे होकर वह मुंबई आए। इसी महीने बम्बई विधानसभा में प्राइमरी शिक्षा संशोधन संबंधी एक महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ। इस बिल पर बहस करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर और गृह मंत्री कन्हैयालाल मुंशी के बीच तीखी झड़प हुई। अम्बेडकर ने उस समय गांधी जी की वर्धा शिक्षा पद्धति नीति का कड़ा विरोध किया। शिक्षा व कानून के ज्ञाता अम्बेडकर के आगे मुंशी क्या टिक पाते। दोनों के बीच तेज तकरार हुई। उस समय अम्बेडकर बम्बई लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अप्रैल 1938 में बम्बई विधानसभा में बम्बई से कर्नाटक को अलग कर स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग पर बहस हुई। बहस में बाबा साहब ने देशभक्तिपूर्ण भाषण दिया, जिसको सभी ने काफ़ी सराहा। प्रस्ताव के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि कर्नाटक को बम्बई से अलग प्रांत किया गया तो यह केवल लिंगायतों का प्रांत बन जाएगा और गैर लिंगायतों का विरोध भी होगा। इस तरह का जाति विभाजन देश के लिए घातक है। सभी भारतीय यह भावना पैदा करें कि हम सब भारतीय हैं। अलग अलग प्रांतीय वर्ग सांस्कृतिक व भक्ति के विचार अपराध हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्तावना का विरोध करता हूँ। इसी दौरान बम्बई नगर पुलिस कानून संशोधन के संबंध में भी एक बिल पेश किया गया। इस पर जितनी कड़वी बहस व चर्चा हुई उतनी किसी अन्य बिल पर नहीं हुई। विपक्ष ने बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बिल केवल तोड़फोड़ करने वाले गुंडे लोगों पर ही लागू होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि वह पिछले 22 सालों से शहर के खतरनाक इलाकों में रहते हैं और सदन के किसी भी सदस्य या पुलिस कमिश्नर से ज़्यादा उन्हें पता है कि गुंडे लोग किस तरह गरीबों को सताते हैं और गरीब बेचारे उनके अत्याचारों की खिलाफत करने से डरते हैं। कोर्ट जाना तो बहुत दूर की बात है। सांप्रदायिक दंगों में हर साल होने वाला खून खराबा बंद होना चाहिए, लेकिन पुलिस कानून व सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। यह कानून किसी भी दशा में मजदूरों के आपसी झगड़ों में प्रयोग न किया जाए। मई 1938 में डॉक्टर अंबेडकर सतनामी गुरु के एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए नागपुर गए। उस दिन शाम को स्थानीय लोगों ने उनका शानदार सम्मान किया। रात को तेज आंधी, बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट के बीच बड़ी सभा में आए लोग उनका भाषण सुनने के लिए बैठे रहे। दूसरे दिन सुबह कमटी गांव में आयोजित विद्यार्थियों की एक सभा में उन्होंने मार्गदर्शन भाषण दिया। बम्बई लौटने पर एक मुलाकात में बाबा साहब ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि उनकी पार्टी को दिनों दिन ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। खोती जमींदारी प्रथा की गुलामी को खत्म करने के लिए वह लगातार कोशिश कर रहे हैं। जनता का साथ भी मिल रहा है।
समाजवादियों का व्यवहार देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बाबा साहब ने कहा कि समाजवादी लंबे समय से जमींदारों और पूंजीपतियों के शोषण के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन इसके खात्मे के लिए बिल पेश किया तो उनके मुंह पर ताले लग गए। इन्हीं दिनों कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश में डॉक्टर खरे को जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और खुद गांधी जी ने इस कदम को सही ठहराया। दरअसल अंदरूनी बात यह थी कि डॉक्टर खरे अपने मंत्रिमंडल में अछूत वर्ग के एक व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहते थे। खरे हरिजन सेवक संघ की सेंट्रल बॉडी में सदस्य थे और हरिजन उत्थान के लिए गांधी जी के साथ प्रदेश भर में दौरे किए थे। इसके बावजूद गांधी जी एक दलित को मंत्री बनाने का विरोध कर रहे थे। बम्बई की एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर मुंजे और जमना दास मेहता ने डॉक्टर खरे के कदम को समर्थन दिया। इस संबंध में मराठी दैनिक को दिए इंटरव्यू में अंबेडकर ने गांधी जी के इस आचरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुंह से राम कहे और बगल में छुरी रखे और उसे यदि महात्मा कहा जा सकता है तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा हैं। भारत की राजनीति में इतनी तीखी टिप्पणी कभी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन बाबा साहब चारों ओर से बहुत प्रताड़ित थे, इसलिए कई बार कड़वी सच्चाई कहने में भी नहीं हिचकिचाते थे। फिर उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, उद्देश्य तो गरीबों का कल्याण करना था। उन्हीं दिनों अहमदाबाद के पास बावला गांव में दलितों की एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने हौसला पैदा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के दलितों की तरह वे भी अपने हकों के लिए साहस कर संघर्ष करें तथा आपकी दरिद्रता दूर करने के लिए खुद खड़े हुए। उन्होंने बताया कि पहले की सरकार ने कई विभागों में नौकरियों में आरक्षण रखा था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार को इसकी कतई परवाह नहीं है। मई 1938 में बाबा साहब ने लॉ कॉलेज के सम्मानित प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सामाजिक गतिविधियों के साथ राजनीति में सक्रियता के दौरान अछूतों, मजदूरों व किसानों के अधिकारों के लिए आए दिन सभाएं व आंदोलन हो रहे थे। बाबा साहब को हर जगह जाना पड़ता था, इस कारण प्रिंसिपल पद को छोड़ना पड़ा। कॉलेज की पत्रिका में डॉक्टर अंबेडकर की उत्कृष्ट सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर के त्यागपत्र देने से कॉलेज एक ऐसे प्रिंसिपल से वंचित हो गया जो अपनी योग्यता और विद्वत्ता के आधार पर विद्यार्थियों को प्यारे थे। वह अपने भाषण बहुत परिश्रम और ध्यानपूर्वक तैयार करते थे और उनके भाषण विद्यार्थी बहुत रुचि से सुनते थे। पत्रिका में बाबा साहब का इस बात के लिए धन्यवाद किया गया कि उनके रहते कॉलेज के पुस्तकालय में भारी वृद्धि हुई है। 13 मई 1938 को कोकड़ इलाके में कड़कवली में आयोजित दलित वर्ग के सम्मेलन में शामिल हुए। भाषण में कहा कि अंग्रेजों के कारण दलितों की दशा बहुत बदल गई है। पेशवा काल में सवर्णों को उच्च पद पर व संपत्ति मिलती थी, इसलिए वे अंग्रेजों की सेना में नहीं जाते थे। वे अछूतों को पद से भी बदतर समझते थे। महार मांग जैसी अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इन्हें सुखीर महार सैनिकों की मदद से अंग्रेजों ने कोरेगांव में पेशवाओं पर विजय प्राप्त की थी। बाद में सवर्ण भी अंग्रेज सेना में जाने लगे तो उन्होंने अंग्रेजों को भड़काया कि अछूतों की सेना में भर्ती बंद कर दी जाए। दरअसल उन्हें यह मंजूर नहीं था कि सेना में अछूत अफसर के अधीन सवर्ण फौजी सैल्यूट दिए। आखिर अछूतों की भर्ती बंद होने से इस समाज की दशा दयनीय हो गई। इस अवसर पर अंबेडकर ने युवाओं को प्रतिज्ञा दिलाई कि वे जूठन नहीं खाएंगे, मरे पशु को हाथ नहीं लगाएंगे तथा अधिकारों के लिए याचना नहीं करेंगे। सितंबर 1938 में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। अंबेडकर व जमना दास मेहता ने बिल का विरोध किया। बिल के खिलाफ अंबेडकर ने कहा कि किसी विशेष परिस्थिति में हड़ताल करना गैर कानूनी ठहराया गया है। उस अर्थ में यह बिल गलत है, खून के धब्बों से भरा हुआ है। हड़ताल करना सिविल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं। जो बिल मजदूरों के हड़ताल करने के लिए अधिकारों में रुकावट डालता है, जो उद्योगपतियों को मजदूरों के मानवीय हकों को पूरा करने के लिए विवश नहीं करता और पुलिस का उपयोग मजदूरों के खिलाफ करने में छूट मांग रहा है, वह रक्त पिपासु बिल है। बाबा साहब ने कहा कि हड़ताल करना दीवानी अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं। व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसे काम करने के लिए बाध्य करना गुलामी है। कामगारों को सजा देना यानी उन्हें गुलाम बनाना, और यूनाइटेड स्टेट्स संविधान के अनुसार गुलामी का मतलब है इच्छा के खिलाफ दास्तां। यदि कांग्रेस नेताओं को यह लगता है कि स्वतंत्रता उनका पवित्र अधिकार है, तो मेरा कहना है कि मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार भी पवित्र अधिकार है।
सदन में बिल व सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए अंबेडकर ने कहा कि जो सरकार यह दावा करती है कि वह मजदूरों के वोटों से चुनी गई है, उसे मजदूर हितों की कोई परवाह नहीं है। यह कैसा लोकतंत्र जो मेहनतकश मजदूरों को गुलामी में डाल रहा है। सदन में जमना दास मेहता व अंबेडकर ने पुरजोर हमला किया, लेकिन कांग्रेस ने जैसे तैसे उस बिल को पास कर दिया। विधानसभा से बाहर भी मजदूर हड़ताल विरोधी इस बिल के खिलाफ खूब आवाज़ उठी। सभी औद्योगिक शहरों में इसका भारी विरोध हुआ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी व बॉम्बे प्रोविंस ट्रेड यूनियन ने मिलकर 7 नवंबर 1938 को एक दिन की हड़ताल की घोषणा की। अंबेडकर, जमना दास मेहता, पर्लेकर, मिराजकर, डागे, निम्बकर आदि नेताओं ने एक कमेटी बनाई और तय किया कि हड़ताल के दिन सभी मिलों के गेट पर शांतिपूर्ण धरने दिए जाएं। लगभग 60 मजदूर संघों ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की। एक तरफ मजदूरों ने इस बिल को काला कानून बताकर इसे जलाने की तैयारी की, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने हड़ताल को नाकाम बनाने में पूरी बम्बई में प्रचार किया। इसके लिए अंबेडकर व जमना दास मेहता ने शाम को एक खुली मोटरसाइकिल से लाउड स्पीकर से शहर में प्रचार किया। 6 नवंबर 1938 को बम्बई के कामगार मैदान में मजदूरों की सभा हुई, जिसमें लगभग 80,000 मजदूर अपने हकों के लिए शामिल हुए। सभा को अंबेडकर, जमना दास मेहता, डागे व अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और विधानसभा में पेश किए गए मजदूर विरोधी बिल का विरोध कर कड़ी निंदा की। इस अवसर पर एक जुलूस भी निकाला गया, जो परेल, लालबाग, डिलाइल रोड होता हुआ वर्ली के जमहूरी मैदान में पूरा हुआ। 7 नवंबर को हड़ताल के दिन पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी। इस दौरान कुछ मजदूरों ने गृह मंत्री मुंशी की गाड़ी पर परेल के रास्ते पर पथराव कर दिया। गाड़ी में सरदार पटेल भी बैठे हुए थे, जिसमें कई लोग घायल हुए। 35 को गिरफ्तार भी किया गया। बम्बई के मजदूर नेताओं के आह्वान पर प्रांत के कई औद्योगिक शहर अहमदाबाद, आलमनेर, जलगांव, पुणे, धुले आदि में हड़ताल रखी व मिलों के गेट पर शांतिपूर्ण धरना दिया। सभा के बाद काले कानून व गृह मंत्री का पुतला बनाकर जलाया गया। सभा में अंबेडकर ने कहा कि सिर्फ सभाओं में आकर काले कानून के खिलाफ नारे लगाने से आपका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि अपने हितैषी प्रतिनिधि चुनकर राज सत्ता प्राप्त करनी होगी। तब हमारे हितों के लिए कानून बनाएंगे और उन्हें लागू कराएंगे। उस दिन शहर की लगभग सभी मिलें बंद रही। हड़ताल पूरी तरह सफल रही, लेकिन सरकार समर्थक अखबारों ने हड़ताल की सफलता के बारे में कुछ नहीं लिखा। कुछ ने तो विरोध तक नहीं किया। मजदूरों की इस बड़ी हड़ताल व सभा की सफलता से यह बात सामने आई कि अंबेडकर जैसे व्यक्ति श्रमिक संगठनों में नेतृत्व करने में सक्षम हैं। उनके नेतृत्व में मजदूरों के हितों का बड़ा काम किया जा रहा था। इसके बाद प्रथम श्रेणी के मजदूर नेता के रूप में अंबेडकर की ख्याति फैल गई। हालांकि अंबेडकर ने यह हड़ताल कम्युनिस्ट संगठनों व अपनी पार्टी के साथ की थी, लेकिन अंबेडकर ने अपनी पार्टी की अलग पहचान बनाए रखी, क्योंकि वह कम्युनिस्टों के व्यवहारिक पक्ष के हमेशा से विरोधी थे। सभा को सफल बनाने में अंबेडकर ने काफ़ी मेहनत की थी। वहाँ जुलूस में फूलों से सजी खुली गाड़ी में अंबेडकर व जमना दास मेहता ही खड़े हुए सभी का अभिवादन कर रहे थे। मजदूरों ने भी बाबा साहब को एक प्रतिभाशाली नेता पाकर खुशी जताई। अंबेडकर के विरोधियों को भी ईर्ष्या होने लगी कि अंबेडकर अब भूमिहीन मजदूरों, किसानों के नेता के रूप में उभर रहे हैं। एक मजदूर नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बन गई और अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों की समस्याओं के क्षेत्र में उन्हें स्वीकार किए जाने लगा। उन्होंने हमेशा मजदूर आंदोलनों को कम्युनिस्टों के वर्चस्व अर्थात शोषण से बचाए रखा। हड़ताल के बाद सरदार पटेल ने कहा कि मजदूर नेताओं ने हिंसक ढंग का प्रयोग किया। उत्तर में अंबेडकर ने कहा कि सरदार पटेल का वक्तव्य शुरू से अंत तक झूठ का पुलिंदा है। 6 नवंबर को विशाल मजदूर सम्मेलन और 7 नवंबर 1938 को हड़ताल की विराट सफलता की चर्चा देश भर में होने लगी। यह जानकर संयुक्त उत्तर प्रदेश के किसान नेता स्वामी सहजानंद बम्बई में आकर अंबेडकर के निवास पर मिले। उन्होंने किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने अंबेडकर को कांग्रेस में शामिल होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करने की राय दी। इस पर अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस तो खुद पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद की पोषक है, जो किसानों और मजदूरों के हितों की बल देकर पूंजीपतियों व अन्य लुटेरों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए विधानमंडलों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वह ऐसे संगठन से नहीं जुड़ सकते जो इस देश की 80% जनसंख्या के हितों की अनदेखी कर रहा हो। दिसंबर 1938 में हैदराबाद रियासत के औरंगाबाद शहर में दलित परिषद का पहला सम्मेलन हुआ।
वहाँ के अध्यक्ष ने बाबा साहब के समक्ष दलितों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन करते हुए बताया कि यहाँ के दलितों को किस प्रकार जबरदस्ती मुस्लिम धर्म की ओर खींचा जा रहा है। मुसलमानों की मदद से अछूतों को सार्वजनिक तालाबों पर पानी भरने नहीं देते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। इस अवसर पर बाबा साहब ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया तथा धर्म परिवर्तन के महत्व के बारे में बताया। 25 अक्टूबर 1939 को बम्बई विधानसभा में कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें ब्रिटेन व जर्मनी के बीच छिड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की अनुमति बिना भारत को शामिल करने की निंदा की गई। इस प्रस्ताव के संशोधन में बाबा साहब ने कहा कि युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए यह जरूरी है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू की जाएं। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए जिसे अपना ऐसा संविधान बनाने का अधिकार हो जिसमें अछूतों व अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की बात भी शामिल हो और इन उपेक्षित वर्गों के प्रतिनिधियों के पक्ष को भी सुना जाए। फिर संविधान को ब्रिटिश सरकार लागू करने के लिए भी बाध्य हो। लगभग 2 घंटे लंबे भाषण में उन्होंने कहा कि गोलमेन कॉन्फ्रेंस में हमने इस विषय को ठोस ढंग से रखा कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की ही होनी चाहिए, न कि ब्रिटेन की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सदन में भारत के दलितों की दयनीय दशा के संबंध में अंबेडकर ने आगे कहा, देश के हर गांव में बाहर की ओर मिट्टी के बने झोपड़नुमे घरों की अछूत बस्ती होती है जिसे आप लोग महारवाड़ा, चमारवाड़ा या भंगीवाड़ा कहते हैं। बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू अब भी समता, स्वतंत्रता व भाईचारे के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। क्या हिंदू बहुसंख्यक हमें सांस भी लेने देंगे, जिंदा भी रहने देंगे? 1930 में निकाली दांडी यात्रा के समय कांग्रेस जनों ने विधानसभाओं का बहिष्कार किया और नारे लगाए कि विधानसभाओं में जाना हराम है, काउंसिल में कौन जाएंगे, ढेर जाएंगे, समार जाएंगे। यह है सवर्ण हिंदुओं की हमारी मानसिकता। अछूतों को राजनीतिक गुलाम बनाने की साजिश के बारे में उन्होंने कहा, पुरानी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण शिक्षा, वैश्य व्यापार, क्षत्रिय युद्ध तथा शूद्र सेवा के लिए बाध्य है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब वैश्य राजनीति में व्यापार करता है, लेकिन शूद्रों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश भर में विधानसभाओं के मंत्रिमंडलों की बनावट से साबित हो रहा है, शूद्र सामाजिक के साथ अब राजनीतिक दृष्टि से भी शूद्र हो गया है। लेकिन मैं इसे सहन नहीं करूंगा। इस दशा को बदलने के लिए रक्त की आखिरी बूंद भी बहा दूंगा। यदि सवर्ण हिंदुओं ने सामाजिक व आर्थिक गुलामी के साथ राजनीतिक गुलामी भी हम पर लाद दी तो मैं इसे हरगिज सहन नहीं करूंगा। मैं फिर कहता हूं, मैं इसे सहन नहीं करूंगा। हम ऐसे संविधान को आज्ञा नहीं दे सकते जो हिंदुओं के लिए तो आज़ादी प्रदान करता हो लेकिन हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित करता हो। हम उस संविधान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें हमें आज़ादी व बराबरी के हक नहीं मिले हों। बाबा साहब ने आगे कहा, गोलमेन सभा में शामिल हुए यूरोपीय सदस्य इस बात से घबराए हुए थे कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया हूं, लेकिन मैं इस देश के मन में कोई संदेह नहीं रहने देना चाहता कि मेरी एक और भी निष्ठा व वफादारी है जिससे मैं बंधा हुआ हूं। मैं जिससे संबंधित हूँ। जब कभी अछूतों और देश के हितों में टकराव होगा, मैं अछूतों के हितों को प्राथमिकता दूंगा और जब मेरे व देश के बीच का प्रश्न होगा तो मैं देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा। इसलिए सदन के अंदर व बाहर हर किसी को मेरी स्थिति अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। मैं किसी अत्याचारी जनसंख्या या पार्टी का समर्थन करने वाला नहीं हूँ जो देशभक्ति का ढिढोरा पीटती है। इस प्रकार बम्बई विधानसभा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध में भारतीयों को उनकी रजामंदी के बिना ही झोंक दिया। भारतीयों की राह की परवाह किए बगैर केंद्र ने प्रांतीय सरकारों के अधिकार कम कर दिए, साथ ही भारत विरोधी कानूनों को भी पास कर दिए। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस सरकार ने बम्बई विधानसभा से बाहर निकल आने का फैसला लिया। 31 अक्टूबर को विधानसभा के अधिवेशन का आखिरी दिन भी था। उसी दिन सरकार ने जात भेद दूर करने के संबंधी एक बिल पेश किया जिसका नाम था हरिजन बिल। इस बिल का विरोध करते हुए आर भोले ने एक मराठी कहावत का हवाला देते हुए कहा कि राजा इतना दयालु हुआ कि उसने हमारे हाथों में कड़वा तूबा दे दिया और वह भी फूटा हुआ। कांग्रेस के गांधीवादियों के कथित अछूत प्रेम के ढोंग के लिए यह जोरदार व्यंग था।
कांग्रेस के फैसले के बाद 3 नवंबर 1939 को बम्बई विधानसभा भंग कर दी गई और उसके साथ ही बाबा साहब की विधानसभा की मेंबरशिप भी खत्म हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिक से अधिक सत्ता में भागीदारी देने के लिए संघीय योजना पेश की। लंदन में चर्चा के बाद वायसराय भारत लौटे तो इस स्कीम को लागू करने की इच्छा जाहिर की। इस योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धाराएं, आदेश, रियासतों की लिखावटें आज शामिल की। ब्रिटेन के राजनेता रियासती सरकारों को आज़ाद सरकार बनाए बिना रियासतों को फेडरेशन में शामिल किया जाए, यानी रियासतदार ने यदि रियासत में प्रजातंत्र लागू नहीं भी करे तो भी इसे राजसंघ में शामिल कर दिया जाए। हिंदू महासभा इसको लागू करने के पक्ष में थी, जबकि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस फेडरल स्कीम के खिलाफ थे। मुसलमान पहले ही इसका विरोध कर रहे थे। बाबा साहब इस स्कीम के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए इसके विरोधी थे। 29 जनवरी 1939 को गोखले राजनीति व अर्थशास्त्र संस्थान की ओर से आयोजित सभा में अपने 2 घंटे के भाषण में कहा कि यह स्कीम देश की आज़ादी के मार्ग में पूरी तरह बाधक सिद्ध होगी। कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो स्वतंत्र होंगे, जबकि रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटेन के नौकरशाही के हाथों में खेलेंगे और राजा रजवाड़ों को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार देंगे। इसके अलावा यह स्कीम नागरिक प्रणाली स्थापित नहीं करती और न ही राष्ट्रीयकरण के सिद्धांतों से मेल खाती है, जो कि आज के भारत की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि फेडरल स्कीम देश में एकता नहीं ला सकेगी, क्योंकि सभी रियासतों को इसमें शामिल होने की छूट नहीं है और न ही यह कोई जिम्मेदारी सरकार बना पाएगी, क्योंकि फेडरल स्कीम उसे भी खत्म कर देगी। अपने भाषण में उन्होंने रनाडे व गांधी जी के समय का तुलनात्मक लेखा जोखा भी पेश किया। रनाडे युग की प्रशंसा करते हुए कहा कि रनाडे युग ईमानदार और प्रजापालक युग था। रनाडे युग में नेता भारत को आधुनिक बनाने के लिए संघर्ष करते थे। नेता लोग अपने पहनावे को सलीकेदार बनाने पर जोर देते थे। ढंग से कपड़े नहीं पहनने वाले को ठीक नहीं समझा जाता था। उस युग में लोग जीवन के तथ्यों को सही जानकारी जुटाने में लगे रहते थे, लेकिन गांधी जी के युग में लोग अधनंगे रहने में अपना सौभाग्य व शान समझते हैं। वे अपने आप को प्राचीन भारत का प्रतीक मानने लगे हैं। राज्य में चुने जाने वाले नेताओं की योग्यता का कोई आधार नहीं रहा। लोग पढ़े लिखे नहीं होते। गांधी युग के लोगों में अपने जीवन व देश के भविष्य के बारे में विचारशील सोच व स्वतंत्रता से विचार करने की प्रवृत्ति नहीं है। उनकी बुद्धि का दम निकल गया है। इसलिए बाबा साहब को अपने भाषण में यह तक कहना पड़ा कि गांधी युग भारत का अंधकारपूर्ण युग है। फरवरी 1939 में बम्बई विधानसभा में बाबा साहब ने बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां किसान, मजदूर व गरीब विरोधी हैं। इस दौरान उन्होंने आबकारी नीति के तहत शराब पर रोक लगाने संबंधी मुद्दे पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की। बम्बई में हुई मजदूरों की हड़ताल की गूंज अभी तक शांत नहीं हुई थी। उस दिन हुई पुलिस द्वारा गोलाबारी के संबंध में सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी और कमेटी ने पुलिस गोलाबारी और मजदूरों की ओर से की गई गड़बड़ी के लिए अंबेडकर और कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कमेटी ने बहस के लिए रिपोर्ट विधानसभा में पेश की तो जमनादास मेहता ने कहा कि यह एक तरफा रिपोर्ट है जो कमेटी के बजाय किसी और द्वारा तैयार की हुई है। अपने पक्ष में अंबेडकर ने आवेश में आकर कहा, मैं एक्शन कमेटी को पूरी तरह मानने को तैयार हूँ और हर तरह की जांच के लिए भी तैयार हूँ। यदि किसी व्यक्ति में हिम्मत हो तो वह मुझ पर मुकदमा चलाए। कमेटी ने कहा कि मजदूरों पर हड़ताल के दौरान गोली चलाना उचित था, लेकिन हमें शांति व कानून को बनाए रखने के लिए लोगों की आज़ादी का भी ख्याल रखना होगा। यदि स्वराज का अर्थ यही है कि हमारे गृह मंत्री पुलिस के द्वारा जनता पर मनमाने ढंग से गोलियां दागते रहें और अन्य लोग इसे देखकर हंसते रहे और समर्थन करते रहे क्योंकि वे एक विशेष पार्टी से संबंध रखते हैं, यदि यही स्वराज है तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि ऐसा स्वराज हमारे लिए अभिशाप है, वरदान नहीं, लानत है। इतना कहते ही सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डॉक्टर अंबेडकर के इस तीखे भाषण से गृह मंत्री के.एम. मुंशी गुस्से में तमतमा कर बोले कि अंबेडकर के जोशीले भाषणों के कारण मजदूरों की हड़ताल हुई और सदन में वह व्यर्थ के शब्द जाल से चुनौतियां दे रहे हैं। अंबेडकर ने पलटवार करते हुए कहा, यदि सरकार यह आरोप लगा रही कि मजदूरों ने मिल मालिकों के सिर फोड़ दिए हैं तो वह
मेरे व मजदूरों पर मुकदमा चलाने से क्यों डर रही है। सदन में हर तरह के मुद्दे पर अंबेडकर अपने ठोस तर्कों से सबकी बोलती बंद कर देते थे। इधर कांग्रेस उन पर छिछले आरोप लगाती थी कि अंबेडकर सदन में बहुत कम उपस्थित रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद विधानसभा कार्यों का विवरण पेश करते हुए मुख्यमंत्री खेर ने विरोधी दल नेता डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंबेडकर ने हमेशा देश के लिए हितकारी आलोचना का महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं और हमारी सरकार के दोष सामने लाए हैं। फरवरी 1939 से गुजरात की राजकोट रियासत में राजकीय सुधार के लिए जोरदार आंदोलन कांग्रेस के अध्यक्ष पर सुभाष चंद्र बोस को चुन लेने के कारण गांधी जी नाराज थे, इसलिए वह भी राजकोट गए ताकि त्रिपुरा कांग्रेस सम्मेलन, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करने वाले थे, में कुछ गड़बड़ पैदा हो जाए। राजकोट रियासत में राजनीतिक सुधारों के बारे में विचार विमर्श के लिए बनाई कमेटी में अछूत वर्ग का प्रतिनिधि भी लिया जाना चाहिए। ऐसी मांग करने के लिए राजकोट के दलित समाज ने डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रित किया। 18 अप्रैल को अंबेडकर हवाई जहाज द्वारा राजकोट पहुंचे। उसी दिन राजकोट के राजा साहब ठाकुर से भेंट की तथा रात को दलितों की एक सभा में अंबेडकर ने भाषण दिया। अगले दिन अंबेडकर ने गांधी जी के साथ 45 मिनट तक बातचीत की ताकि पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधिमंडल भी सुधार कमेटी में लिया जा सके। गांधी जी को बुखार था, इसलिए बातचीत लंबी नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने वायसराय को मामला निपटाने की प्रार्थना की। गांधी जी को आखिर यह कहना पड़ा कि आशाएं मिट्टी में मिल चुकी हैं और वह राजकोट से निकल गए हैं। इसके कुछ दिन बाद अंबेडकर ने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस मॉरिस ग्वायर के सामने राजकोट के झंडे के विवाद पर जोरदार वकालत की, जिसमें फैसले के लिए अंबेडकर के 2 अभियोगों के आधार पर उल्लेख करना पड़ा। जुलाई 1939 के पहले सप्ताह में अंबेडकर ने परेल बम्बई में चर्मकार समाज की रोहिदास शिक्षण समिति की ओर से आयोजित एक सभा को संबोधित किया। इसमें ज़्यादातर लोग चमार जात के थे। धर्मांतरण के मुद्दे पर महार लोग तो पूरी तरह से बाबा साहब के साथ थे, जबकि महाराष्ट्र के चमार जात के लोग साथ नहीं थे, इसलिए यह सभा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अपने संबोधन में अंबेडकर ने कहा, मैं सारी दलित जातियों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ। मैं तो खुद अछूत जातियों के आपसी भेदभाव का विनाश चाहता हूँ। हमें मिलकर अपने अधिकारों व उद्धार के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसलिए इस आंदोलन से दूर होने की बजाय जुड़े। महाराष्ट्र में महारों की संख्या ज़्यादा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस कारण इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में भी महारों की संख्या ज़्यादा है। राजनीतिक मुद्दों पर बाबा साहब ने कहा, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी कुछ दलित नेताओं को खिलाफ खड़ा कर दलित समाज में फूट डाल रही है, इसलिए आप कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए। मैं किसी जात विशेष का पक्षपाती नहीं हूँ, सबकी भलाई के लिए ही काम कर रहा हूँ और जात भेद की भावनाओं से मुक्त होना है तो धर्मांतरण ही एकमात्र इलाज है। इसी दौरान पोलैंड की सुरक्षा की समस्या पर यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। इस संबंध में भारतीय नेताओं के विचार अलग अलग थे। भारत के उदारवादी नेता इस युद्ध में बिना शर्त के सहयोग देने के पक्ष में थे। पंडित नेहरू चीन यात्रा से लौटे ही थे, उन्होंने भी बिना शर्त सहयोग देने का समर्थन किया, क्योंकि उनके अनुसार राज्यों के लेन देन के संबंध में यह सही अवसर था। गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने ब्रिटिश वायसराय हिंद से कहा, ब्रिटिश संसद भवन और वेस्टमिनिस्टर एबे युद्ध में तबाह हो गए तो हमें बहुत अफसोस होगा। इस मुद्दे पर मुस्लिम लीग व मुस्लिम नेता जिन्ना ने कहा कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय मुसलमानों के मन में सुरक्षा व स्वतंत्रता की भावना पैदा करनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए बाबा साहब ने कहा कि पोलैंड की ओर से विशेष झुकाव नहीं है, क्योंकि पोलैंड भी यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। पोलैंड की सुरक्षा की समस्या तो विश्व युद्ध में एक घटना के बराबर है। असली मुद्दा तो यह है कि जर्मनी उन देशों पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है जो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। यह पूरे विश्व के लिए खतरा है। अंबेडकर ने यह स्पष्ट कहा कि वह उन लोगों के साथ सहमत नहीं है जो इस समय इंग्लैंड के साथ आई मुसीबत को भारत के लिए अच्छा अवसर मानते हैं। हमें फिर से गुलामी की ओर ले जाने वाले मार्ग की ओर से बचना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि भारत को अपनी विदेशी नीति में युद्ध की घोषणा करने और युद्धबंदी करने के लिए कुछ पूछा नहीं जाए, राय नहीं ली जाए, यह भारत के साथ अन्याय है। भारत को ब्रिटिश राष्ट्र कुल में रहकर बराबरी की हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को अपने देश की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली बनाने की पुष्ट से कोई योजना पेश करे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को याद दिलाया कि गोलमेज सभा में सरकार यह बात स्वीकार कर चुकी है कि भारत की सुरक्षा
भारत की ही जिम्मेदारी होगी। अपने मत को पूरा करते हुए बाबा साहब ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारत को यह भरोसा दिलाए कि युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का कौन सा दर्जा मिलेगा। भारत को जब तक यह विश्वास नहीं दिलाया जाता कि उसको उन सिद्धांतों का लाभ होगा जिसके लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं होगा तो भारतीय स्वेच्छा से तन मन से नहीं लड़ सकेगा। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस के नेताओं ने विश्व युद्ध के संबंध में अपनी नीति बदल दी। उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र व लोकतांत्रिक भारत अन्य स्वतंत्र देशों के साथ एक दूसरे की सुरक्षा के लिए आपस में सहयोग करेगा। अंबेडकर ने अनुरोध किया कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवाद और लोकतंत्र के संबंध में और खासतौर से भारत की दृष्टि से अपना युद्ध संबंधी रुख स्पष्ट करे कि वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश शासन भारत को कौन सा दर्जा देगा। कांग्रेस के इस ढुलमुल व्यवहार से अंबेडकर सहमत नहीं थे। इन्हीं दिनों वीर सावरकर, अंबेडकर, केलकर, जमनादास मेहता, चिमनलाल सीतलवाड़, सरकाव सजी, जहांगीर और विट्ठल और चंद्राकर ने एक संयुक्त बयान पत्र जारी कर कहा कि गांधी जी द्वारा यह दावा करना कि कांग्रेस ही सभी भारतीयों की प्रतिनिधि संस्था है, यह खोखला दावा है जो भारत के लोकतंत्र के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होगा। अंबेडकर सहित 7 नेताओं के हस्ताक्षर वाला यह बयान काफ़ी चर्चित रहा। अक्टूबर 1939 के पहले और दूसरे सप्ताह में वायसराय हिंद लॉर्ड लिनलिथागो ने अलग अलग वर्ग व पार्टियों के लगभग 52 प्रमुख भारतीय नेताओं से मुलाकात की, जिनमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर, जिन्ना, सावरकर, पटेल, सुभाष बोस, राजेंद्र प्रसाद आदि प्रमुख थे। 9 अक्टूबर को वायसराय ने अंबेडकर भेंट की। इस मुलाकात में अंबेडकर ने वायसराय हिंद के समक्ष अपनी दृष्टिकोण बताया कि भारतीय संविधान की प्रगति संदर्भ में दलित वर्ग की कैसी स्थिति रहेगी, अर्थात भारत के भावी संविधान में दलित समाज का क्या स्थान होगा। उन्होंने इस मौके पर यह शिकायत की कि पूना पैक्ट को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया और वह इस मुद्दे को राजनीतिक सुधार कर पुनर्विचार करते समय उठाएंगे। भारतीय नेताओं से विशेष चर्चा के बाद लॉर्ड लिनलिथागो ने एक पत्र प्रकाशित कर भारतीय लोगों की आशाओं के बारे में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की घोषणा की। इसमें महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अर्थात भारत सरकार के शासन संबंधी कानून में सुधार किया जाएगा, जिसके लिए सभी पार्टियों की सहमति ली जाएगी। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय एक सलाहकार कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। कांग्रेस कमेटी ने वायसराय के बयान से असंतोष जताया और कहा कि ब्रिटिश सरकार को सहायता देने का अर्थ होगा उनकी साम्राज्यवादी नीतियों को सहमत देना। कांग्रेस ने सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने को कहा। ऐसा करके कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों को अमल में लाने की अप्रोच रूप से छूट दी जिसकी कांग्रेस निंदा करती थी। इसके बाद बाबा साहब ने दिल्ली में एक बयान जारी कर कहा कि जब तक गांधी जी और कांग्रेस अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते तब तक अछूतों व अन्य अल्पसंख्यकों की समस्याएं हल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देशभक्ति कोई कांग्रेस की बपौती नहीं है, अतः जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं उन्हें भी देश से प्रेम है, उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल पर लगाए गए आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत है कि जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। बयान के अंत में कहा कि यदि मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग पर मुसलमान एक रहे अड़े रहे तो भारत अखंड नहीं रह पाएगा। पहला, अलग अलग पार्टियों के साथ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा संयुक्त बयान जारी करना और दूसरा, अंबेडकर का यह बयान जानकर कांग्रेस की नींद हराम हो गई। कांग्रेस ने कांग्रेस की युद्ध समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू को बाबा साहब से चर्चा करने के लिए नियुक्त किया। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में बंबई में अंबेडकर और नेहरू की भेंट हुई। 2 दिन चर्चा हुई। यह अंबेडकर व नेहरू की पहली भेंट थी। उन दिनों अपने भाषणों में बाबा साहब नेहरू को चौथी कक्षा का स्कूली लड़का कहते थे। दोनों की भेंट बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री खेर ने करवाई थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं के साथ 3-4 दिन अंबेडकर के साथ चर्चा हुई। गांधी जी अपने सचिव महादेव देसाई को भी नेहरू अंबेडकर भेंट के नतीजों की जानकारी देने के लिए वर्धा से बंबई भेजा था। यह चर्चा बंबई मंत्रिमंडल के त्यागपत्र तक सीमित रही। कांग्रेस दल की जिन प्रांतों में सरकारें थी वहां सभी विधानसभाओं में त्यागपत्र देने से पहले युद्ध विषयक प्रस्ताव पेश किया गया। बंबई विधानसभा में भी प्रस्ताव पेश किया गया।
अंबेडकर ने युद्ध के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया और बताया कि दलित वर्ग वह दर्जा स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसे शूद्र को नीच स्थान पर सड़ना पड़े। अछूतों का सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक शोषण के साथ यदि राजनीतिक शोषण भी किया गया तो मैं यह कतई सहन नहीं करूँगा। बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू अभी भी अछूतों के साथ समता, स्वतंत्रता व बंधुता की भावना से इनकार कर रहे हैं। आज हर सरकारी विभाग में कहीं भी दलित कर्मचारी अधिकारी नहीं है, यदि छोटे पदों पर हैं तो भी इक्के दुक्के। इसलिए जिनको इस बारे में गलत फहमी है उन्हें बता दूं कि जब मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित के संघर्ष होगा तो मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। मैंने खुद के हित को कभी महत्व नहीं दिया। यदि ऐसा किया होता तो मैं आज दूसरी जगह होता। जब जब देश के हित का सवाल खड़ा हुआ मैं सबसे आगे खड़ा रहा। गोलमेज सभा में ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ साहस के साथ बोलने वाला मैं ही था, जिसके बाद कुछ ब्रिटिशों ने मुझे खतरनाक, शरारती, क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी माना था। और हाँ, इस देश की जनता के मन में मैं अनावश्यक आशंका भी नहीं रहने दूंगा। देश के अलावा मैं दूसरी बड़ी जिम्मेदारी से भी बंधा हुआ हूँ जिसे मैं कभी अलग नहीं कर सकूँगा। वह निष्ठा मेरा अछूत समाज है जिसमें मैंने जन्म लिया है। मैं उनका हूँ और मरते दम तक मैं उनसे अलग नहीं होऊंगा। इसलिए मैं दृढ़ निश्चय के साथ बताता हूँ कि जब अछूतों के हित व देश के हित के बीच संघर्ष होगा तो मैं अछूत के हित को प्राथमिकता दूंगा। जो शोषण व छल करने वाली बहुसंख्यक जमात है वह देश के नाम पर बोलती रहेगी तो भी मैं उनका समर्थन नहीं दूंगा। साथ ही जब मेरे व्यक्तिगत हित व देश हित के बीच संघर्ष होगा तो मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। विधानसभा में अंबेडकर ने लगभग 1.5 घंटे तक भाषण दिया। आखिर नवंबर 1939 के पहले सप्ताह में कांग्रेस शासित प्रांतों के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। शासन गवर्नरों ने संभाला। मुस्लिम लीग नेता कांग्रेस के त्याग पत्र देने पर बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन को मुक्त दिन कहा। भेड़ी बाजार में मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित सभा में अंबेडकर व जिन्ना के भाषण हुए। पारसी समुदाय ने भी प्रसन्नता जाहिर की। उन्हीं दिनों बम्बई सरकार ने महार वतनों के ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया। बाबा साहब ने 1937 से इसके खात्मे के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार ने इसे खत्म करना तो दूर, एक नया टैक्स और लगा दिया, जिसके कारण बाबा साहब द्वारा नाराजगी जाहिर करना स्वाभाविक था। यह तो गरीबों के घाव पर कांग्रेस ने जमकर नमक छिड़क दिया जैसा था। इसके खिलाफ लामबंद होकर आवाज़ उठाने के लिए महाराष्ट्र के महार, मतंग व वेट विहार जातियों के लोग मध्य दिसंबर 1939 में हरे गांव में एकत्रित हुए। अंबेडकर की अध्यक्षता में वहां अछूत गरीबों की विशाल सभा हुई। जुलूस व शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लगभग 20,000 वतनदारों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने बम्बई सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि जुल्मी आदेश 6 महीनों में वापस न लिया तो मेहनत कर अछूतों के सामने उस सरकारी काम को नकारने व संघर्ष करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होगा। उन्होंने मंच के माध्यम से यह मांग उठाई कि वतनदारों को अन्य सरकारी नौकरों की तरह ही वेतन दिया जाए और उन्हें गुलामी से मुक्त करें। वर्ष 1940 की शुरुआत से ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई। 19 मार्च को बाबा साहब महाड़ गए। यह दिन तो मानो आज़ादी का जश्न का दिन था। बाबा साहब जैसे जुझारू नेतृत्व में आखिर महाड़ सत्याग्रह के संघर्ष पर अछूतों की विजय हुई थी। 19 मार्च 1927 के दिन ही महाड़ तालाब के पानी के उपयोग लेने के लिए यह आंदोलन शुरू किया। 12 मार्च 1939 के दिन लगभग दबे कुचले वर्ग के 10,000 मेहनतकश अछूत स्वाभिमान की जीत का जश्न मनाने आए थे। वहां बाबा साहब ने भाषण में कहा कि आज देश में सारी ताकत राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए झोंकी जा रही है, जबकि सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत गलत है। उन्होंने हिंदू समाज को सलाह दी कि वह पुरानी सड़ी गली निरर्थक मान्यताओं को त्याग कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के समाज का निर्माण करे। उसी दिन शाम को महाड़ नगर पालिका ने बाबा साहब के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया। देश में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा था। अप्रैल 1940 में रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के बंटवारे के विचार की कड़ी निंदा की।
उसी दौरान लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत के उत्तर पश्चिम व पूर्वी भाग में जहां मुसलमानों की बहुसंख्या थी वहां अलग स्वतंत्र राज्य बनाए जाने की मांग कर डाली। कभी उदार विचारों के जिन्ना ने अब कड़ा रुख अपनाकर मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर सबको चिंता में डाल दिया। अम्बेडकर इन सारी घटनाओं पर बारीकी से नज़र रखे हुए सचेत थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तेजी से आग पकड़ता जा रहा था। हिटलर ने बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे आज जैसे छोटे व कमजोर देशों पर कब्जा कर लिया था, जिससे हालात बहुत गंभीर हो गए थे। ब्रिटेन व उसके समर्थक देशों के लिए दिनों दिन चिंता बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस की स्थिति बहुत असमंजस में थी। कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी के नेतृत्व को अस्थायी रूप से छोड़कर ब्रिटिश सरकार से कहा कि केंद्र में राष्ट्रीय स्मारक बनाकर उसमें भारतवासियों को संपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह ब्रिटेन के युद्ध प्रयास में सहयोग देंगे। पुणे में आयोजित कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय बैठक में इस सुझाव को फिर से पेश किया, लेकिन विरोध में कहा कि क्या ऐसा करने से केंद्र में बहुसंख्यक हिंदू की बहुसंख्या निर्धारित हो जाएगी। लेकिन जिन्ना को आशंका थी कि इसमें हिंदुओं की स्थायी बहुमत वाली सरकार बन जाएगी। इसी दौरान कांग्रेस का घमासान फिर बढ़ गया। गांधी जी व उनके सहयोगियों ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया। सुभाष बोस को देश के लोग सम्मान देते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी फजीहत कर ली। इससे वह नाराज हुए। वह बम्बई आए और 22 जून 1940 को वह अम्बेडकर, जिन्ना और सावरकर से मिले। अम्बेडकर की तरह सुभाष बोस भी फेडरल स्कीम के विरोधी थे, इसलिए उन्हें लगा कि अम्बेडकर भी उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। दोनों की उस महत्वपूर्ण भेंट में संघ राज्य योजना के खिलाफ चर्चा होने के बाद अम्बेडकर ने सुभाष बोस से दो खास सवाल किए। पहला, क्या आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे? सुभाष बोस ने कहा नहीं। दूसरा, अछूतों की समस्या के बारे में आपकी पार्टी की ठोस भूमिका क्या रहेगी? लेकिन सुभाष बोस फिर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। राष्ट्र निर्माण में दोनों अच्छी भूमिका निभाई, यह तो चर्चा हुई, लेकिन दो महान देशभक्तों की वैचारिक यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई। शायद सुभाष बोस को अछूतों की सामाजिक दशा की समस्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। उसी दिन सुभाष बोस व सावरकर की भेंट हुई। इसके बाद बोस ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारत से बाहर रहकर संघर्ष करने का विचार किया। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा का शेष भाग आप भाग 10 में देखेंगे। जिन लोगों ने भाग 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।